अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद सादिक फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ हिसाब। आज की जो वीडियो का हमारा टारगेट है, जो आपका केयू का एडीसी पार्ट 2 का कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर आया, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आपको इसका solution भी करवा दूंगा। अब देखिएगा, पहला सवाल आपके पास है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेटेड, जिसमें आपके पास तीन रिक्वायरमेंट है। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की स्टेटमेंट बना के बतानी है एग्जामिनर को, प्राइम कॉस्ट बतानी है क्या होती है, कन्वर्जन कॉस्ट बतानी है। ये तीन रिक्वायरमेंट है आपके पास, इजी रिक्वायरमेंट है आपके पास, ठीक है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 से लेके 3 तीनों इजी थी। उसके बाद जॉब ऑर्डर पोस्टिंग का एक सवाल है, अब आपको इजी सवाल था बहुत। अ, इससे टफ सवाल आपने अपनी क्लासेस में किए हुए हैं। मटेरियल के लिहाज से आपके पास दो क्वेश्चन है। मटेरियल का आपके पास 200 वाला भी कॉन्सेप्ट पूछा गया था, और इन्वेंट्री में परपेचुअल सिस्टम आपसे पूछा गया था फीफो के अकॉर्डिंग। फिर लेबर कॉस्ट का एक सवाल आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रोसेस कॉस्टिंग को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में डिपार्टमेंटलाइजेशन पूछा गया था, और उसमें याद रखिएगा आसान सवाल पूछ लिया, अलजेब्रिक मेथड, इक्वेशन बना के इसके आंसर निकाले। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एग्जामिनर आपके साथ एक दोस्ताना माहौल कायम कर लिया, दोस्ताना ताल्लुकात बना लिया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 के और करके दूसरा पार्ट दे दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ये पार्ट था, इसमें मिसिंग फिगर कैलकुलेट करनी थी। ऑलरेडी हमने क्लासेस में इस तरह की चीजों को कवर कर लेते हैं, लेकिन जो जनरल रिक्वायरमेंट आती है एग्जामिनर की कि मटेरियल का वेरिएंस क्या होता है, मटेरियल का प्राइस, क्वांटिटी वेरिएंस, लेबर का प्राइस, क्वांटिटी वेरिएंस, एफएच का वेरिएंस, तो ये तमाम चीजें आपके पास किसमें आ गई है, 7 में, और उसकी जनरल जनरल। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं, फैक्टर लेजर और जनरल लेजर। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सोल्यूशन करवाता हूँ। उसका क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि हुसैन कंपनी है, हुसैन कंपनी है, मटेरियल परचेज किया है, मटेरियल परचेज किया है ड्यूरिंग द मंथ मार्च। कितने का? 1,10,000 रुपए का उसने मटेरियल परचेज किया है, और इसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की आपको अमाउंट बता दी है 3450। फैक्ट्री ओवरहेड है 50% डायरेक्ट लेबर का, और अदर इन्फॉर्मेशन आपके पास है हुसैन कंपनी की प्रोडक्शन से रिलेटेड, यानी जिसमें आपको इन्वेंट्री का डेटा, इन्वेंट्री तीन तरह की बताई है। फिनिश गुड्स है, वर्क इन प्रोसेस है, रॉ मटेरियल है। इसके बिगिनिंग यानी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपके पास गिवन है। आपसे पूछा गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बना के बता। देखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में हमारे पास 5-6 आइटम्स होते हैं। रॉ मटेरियल यूज्ड यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेटा ऐसा है कि हम लोग रॉ मटेरियल यूज का नंबर निकाल सकते हैं। ओपनिंग भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, परचेजेस भी गिवन है, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी हमारे पास रॉ मटेरियल। इसी तरह से अगर हम बात करें उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट लेबर को इसमें हम ऐड करवा देंगे तो प्राइम कॉस्ट पे पहुंच जाएगा, लेकिन डायरेक्ट लेबर का यहाँ पे नंबर गिवन नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिवर्स वर्किंग के साथ। फिर एफ जब डायरेक्ट लेबर कैलकुलेट कर लेंगे तो एफ इसका 50% लगा के निकाल लेंगे। फिर तीसरी बात हम इसमें निकालते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न आ जाएगा इसमें, वर्किंग प्रोसेस, ओपनिंग और क्लोजिंग को एड लेस करवा देंगे तो हम अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट तक पहुंच आए। सोल्यूशन बनाते हैं इसका किस तरीके से बने। स्ट्रक्चर अगर किसी बच्चे को याद है तो उसके लिए इजी टू इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन है, ठीक है। हमने सबसे पहले कंपनी का नाम लिख लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट बना रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च 31 2026। अगर ईयर मेंशन नहीं है तो हम रेलिवेंट ईयर को मेंशन कर दें। अब देखा, रॉ मटेरियल यूज गिवन नहीं था, लेकिन हमने उसको वर्किंग नंबर 1 से कैलकुलेट किया। अच्छा, कौन कौन से नंबर गिवन थे हमारे पास? हमने कहा क्वेश्चन के अंदर वर्किंग प्रोसेस, ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन था हमारे पास, जिसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने क्या कर लिया, बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। अब ये सारी चीजें हमने वर्किंग से निकाली। अब देखिए, रॉ मटेरियल यूज की वर्किंग कैसे की हमने हमने कहा वर्किंग नंबर 1 में ओपनिंग मटेरियल था 20,000, परचेज किया हमने 1,10,000, क्लोजिंग को माइनस करवा दिया, रॉ मटेरियल यूज आ गया 1,04,000 रुपए का, हमने यहाँ पे बता दिया वर्किंग नंबर 1 में रॉ मटेरियल यूज में। अब डायरेक्ट लेबर असाइन का नंबर कैसे निकालना है, परफेक्ट का कैसे निकालना है, क्योंकि डायरेक्ट लेबर का भी नंबर हमारे पास गिवन नहीं था, वैल्यू एक्स थी हमारे पास, कैलकुलेट करनी थी। और ये क्या था, एक्स का, एक्स को हमें मल्टीप्लाई करना था 50% से। ये भी एक कैलकुलेशन करनी है, ये दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी थी, यानी एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। फिर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट, जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की जो अमाउंट है वो हमारे पास गिवन नहीं थी, उसको हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमारे पास एक डेटा गिवन था फिनिश गुड्स का। ने कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को हमने वर्किंग नंबर 2 में कवर किया, ये हमने कैलकुलेट किया किस तरह से किया। ने कहा ओपनिंग फिनिश गुड्स गिवन द क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को हमें ऐड करना। अगर हमें ये फिलहाल पता नहीं था तो हमने इसको क्या कर दिया था, क्वेश्चन मार्क डाल दिया था हमने। देखा, फिनिश गुड्स हमारे पास क्लोजिंग वाली गिवन थी क्वेश्चन में डेटा में से। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो नंबर है 3,45,000, ये सवाल के स्टार्ट में गिवन था हमारे पास।
3,45,000 सवाल के स्टार्ट में गिवन था, ये हमने क्या कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह पे इसको प्लेस कर दिया। बैलेंसिंग फिगर हम निकालेंगे तो 345 में 105,000 को ऐड करो और 102,000 को लेस कर लो, आप पहुंच जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। यानी यहाँ पर आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करके लिखी। तो आपने क्या किया, रिवर्स वर्किंग की होगी। रिवर्स वर्किंग कैसे की, आपने बोला 348,000, इसमें ऐड करवा दिया 36,000, इसमें से लेस करवा दिया 440,000, आप पहुंच गए 34,000, 344,000। ये आ गई आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एग्जामिनर को आपको बताना है वर्किंग करके कि आपने वर्किंग कैसे निकाला। फिर हम बात करते हैं रॉ मटेरियल यूज भी, तो आप यहाँ पे ये दो वैल्यू गिवन नहीं थी। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। वर्किंग नंबर 3 में मैं बताता हूँ कैसे वर्किंग करनी थी। देखा, लेबर और एफएच की वर्किंग करनी हमने। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की टोटल अमाउंट थी 344,000, यहाँ पे लाके इसको प्लेस कर दिया। इसमें से हमने डायरेक्ट लेबर यूज को माइनस करवा दिया, तो हमें पता चल गया कि कितना कन्वर्जन कॉस्ट है हमारे पास। इस कन्वर्जन कॉस्ट में दो चीजें शामिल होती है, एक तो डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच। अब इस कन्वर्जन कॉस्ट को हमने कैसे कैलकुलेट किया है, देखा जनाब, ये 2,40,000 रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट लेबर और एफओएच। और एफओएच डायरेक्ट लेबर मिला के 150% बनता है। कितना बनता है, 150%। कैसे, डायरेक्ट लेबर अगर 100% है, एफओएच का 50% है, तो दोनों मिला के 150% बन जाएगा। हमने क्या किया, परसेंटेज वाइज इसको एलोकेट कर दिया। हमने कहा 240,000 डिवाइडेड बाय 150, क्योंकि 150% को रिप्रेजेंट करता था, तो उसमें से 100% हमारे पास डायरेक्ट लेबर का था और उसी का 50% हमारे पास एफओएच है। तो ये दोनों नंबर हमने कैलकुलेट करके यहाँ पर बता दी, हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 1 निहायत ही आसान है। बात करते हैं इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की, लेबर की। लेबर की कॉस्टिंग आपको किस तरह से करनी थी, देखिएगा। सारा डेटा पहले सवाल से उठा के पुट कर लेना है। एम्प्लॉइज के नाम, इनके स्टेटस, रेगुलर आवर्स, ओवर टाइम और ओवर टाइम रेट पर आवर। काजी एसोसिएट का डेटा गिवन आपके पास वीकली पे रोल, ठीक है। एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है नेट पे कितना हो रहा है लेबर को, हर वर्कर को। और यहाँ पर क्या गया है कि जितना भी ओवर टाइम लगेगा आपको उसका टाइम इन एंड हाफ आपको पे करना है। 2015 रेगुलर या प्राइवेट में इसी तरह का सवाल आया हुआ है, डेटा उसने थोड़ा सा कम कर दिया है यहाँ पे। प्रोविडेंट फंड है 3%, और ईओ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है ग्रुप इंश्योरेंस के लिए 1.25%। एक चीज याद रखनी है, प्रोविडेंट फंड हो या ग्रुप इंश्योरेंस हो, इसकी जो परसेंटेज अप्लाई होगी हमारे पास रेगुलर वेज के ऊपर अप्लाई हो रही है, जो हमारे पास बेसिक वेज पे होती है। ओवर टाइम में इसको कंसिडर नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, रेगुलर वेज निकाल लेंगे इनकी जो वीकली बनती है, उसमें ओवर टाइम को ऐड करवा लेंगे, टोटल वेज आ जाएगी। टोटल वेज में हमें क्या करना है, डिडक्शन माइनस करनी है टोटल वेज में से, किसकी, एक प्रोविडेंट फंड की, दूसरा कंट्रीब्यूशन की जो ग्रुप के लिए। आ जाए देखते हैं इसको किस तरह से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है काजी एसोसिएट से रिलेटेड। हमने पहले एम्प्लॉइज के नाम लिख दिए, उसके स्टेटस लिख दिए, उनके वर्किंग आवर्स लिख दिए कि 40 हर एम्प्लॉय ने काम किया, उनके रेट लिख दिए कि 1 घंटे के अगेंस्ट उजैर को 50 रुपए मिलते हैं, अदील को 50 रुपए मिलते हैं 1 घंटा काम करने के, नईम को 60 रुपए मिलते हैं, फरहान को 60 रुपए मिलते हैं और एहसन को 35 रुपीज मिलता है। हमने कहा रेगुलर वेज हर बंदे की निकल आएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो हमने कहा ओवर टाइम आवर्स, ओवर टाइम 3 बंदों ने किया था, उजैर ने, अदील ने और नदीम ने। कितने कितने, 8 घंटे, 6 घंटे और 7 घंटे। फिर आगे कहा गया कि ओवर टाइम की पेमेंट कैसे निकलेगी। ओवर टाइम की पेमेंट जिस तरह से निकाली है मैंने डायरेक्ट डाल के यहाँ पे बता दिया कैसे निकाली हमने। हमने कहा ओवर टाइम की जो भी जितने भी ओवर टाइम के आवर्स होंगे, यानी यहाँ पर 8 आवर्स है ना, ये 8 आवर्स है। हमने कहा इस 8 आवर्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके रेगुलर रेट पे। 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेगुलर रेट था इसका 50। और हमने कहा जब भी ओवर टाइम करेंगे तो इसको 1.5% दिया जाएगा, यानी 150% इसको पे करेंगे, 1.5 टाइम्स पे करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह से हमारे पास अदील और नदीम के आंसर आ गए, जो कि ओवर टाइम की मांग। हमने कहा टोटल वेज कितनी बनती है, टोटल वेज में दो चीजों को ऐड करवा दिया, रेगुलर वेज और ओवर टाइम। और हमें एक एक चीज एग्जामिनर को क्लियर करके बतानी। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि रेगुलर वेज आपने कैसे निकाली, टोटल वेज कैसे निकाली अपने, रेगुलर वेज प्लस ओवर टाइम दोनों को ऐड करके। फिर इस टोटल वेज में से कुछ डिडक्शंस करनी थी। मैंने यहाँ पे लिख दिया डिडक्शंस, एक ग्रुप इंश्योरेंस और दूसरा प्रोविडेंट फंड। ग्रुप इंश्योरेंस 1.25% है और प्रोविडेंट फंड 3%। मैंने यहाँ पर बता दिया किस तरह से हमने कैलकुलेशन की। ग्रुप इंश्योरेंस की कैलकुलेशन कैसे की, रेगुलर वेज उठाएंगे तो मल्टीप्लाई करवा देंगे 1.25 से। प्रोविडेंट फंड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, रेगुलर वेज उठा के उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 3%। अब देखिएगा यहाँ पर रेगुलर वेज बनती है इसकी 2,000 मल्टीप्लाई बाय 1.25%, इसका नंबर आ गया 25। इसी तरीके से हर एक बंदे का इंडिविजुअली कैलकुलेट कर दो।
फिर हम बात करते हैं प्रोविडेंट फंड की। मैंने कहा रेगुलर वेज उठाएंगे जो इसकी बनती है 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.03 या 3% करते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेट पेमेंट कैसे निकालेंगे मैंने यहाँ पे बता दिया है। टोटल वेज आपने निकाली है, उसमें से ग्रुप इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड को माइनस करवाने के बाद निकालेंगे आप। देखिएगा किस तरह से निकाली हमने कहा, टोटल वेज माइनस ग्रुप इंश्योरेंस माइनस प्रोविडेंट फंड। यहाँ से आपके पास नेट पेमेंट आती है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपने, दो क्वेश्चन आपने इजीली। फिर हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, फैक्ट्री लेजर सबसे आसान सा। फैक्ट्री लेजर में आपने सिर्फ एंट्रीज बनानी थी। एक मटेरियल परचेज की एंट्री थी आपके पास, और अदर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज, दोनों को ऐड अप करके एक ही एंट्री बना देंगे आप। उसके बाद जो आपने मटेरियल, अच्छा इसके बाद डायरेक्ट जो एंट्री आई है वो लेबर की आ गई। जनरली क्या होता है, सीक्वेंस फॉलो होती है, मटेरियल के बाद मटेरियल का यूजेज आता है। एग्जामिनर ने अगर फॉलो नहीं किया तो हमें उसी के हिसाब से चलना है। हमने कहा लेबर की जो कंजम्पशन है, डायरेक्ट लेबर वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बनेगी, और इनडायरेक्ट लेबर हमारे पास एफएच का पार्ट बनेगी। और लिहाजा इसकी कोई जनरल जनरल में कोई एंट्री नहीं है कि फैक्ट्री लेजर में इसकी एंट्री आ जाएगी। पेरोल का टोटल अमाउंट आ रहा है 62,800, जिसमें से 5% वेज दिया है, 5% हमने विदहोल्ड किया इनकम टैक्स, 2% हमने विदहोल्ड किया सोशल सिक्योरिटी, और डिडक्शन की है प्रोविडेंट फंड की 5%। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होती है, जाहिर सी बात होती है, लेकिन उसको फिलहाल हम लोग कंफर्ट यहाँ पर नहीं कर। मटेरियल की कंजम्पशन के बारे में बात की गई, तो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल 72,160, इनडायरेक्ट यानी एक वर्क इन प्रोसेस जाएगा, और इनडायरेक्ट में एफएच का पार्ट बन जाएगा। हमने एफएच जो अप्लाइड किए हैं उसका डेटा आ रहा है हमारे पास। फिनिश गुड्स कितने तैयार हो गया, फिर उसमें से उस फिनिश गुड्स में से कह रहा है 22,000 को हटा के तमाम के तमाम फिनिश गुड्स आपने सेल कर दिए, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की भी एंट्री बन जाएगी, और साथ ही साथ हमारे पास सेल की भी एंट्री बन जाएगी। यहाँ देखते हैं एंट्री किस तरह से बननी है। एंट्री नंबर 1 हमने कहा रो मटेरियल डेबिट, दोनों नंबर को ऐड करवा दिया मैंने। अगर सप्लाईज हो रो मटेरियल, इसको हमने क्रेडिट किसको करवा दिया हमने, जनरल लेजर को। और जनरल वाले क्या करेंगे, फैक्ट्री लेजर को डेबिट करके वाउचर पेबल को क्रेडिट कर देंगे। ये दोनों साइड पे एंट्री। फिर दूसरी एंट्री थी लेबर से रिलेटेड, हमने कहा WIP डेबिट, FOH डेबिट, और पेरोल को क्रेडिट करवा देंगे। इसकी एंट्री फैक्ट्री वाले ने की, क्योंकि अब फैक्ट्री में कंजम्पशन हो गई इसकी। इसकी एंट्री लेजर में अभी नहीं करेंगे जब तक इसकी पेमेंट नहीं होती। अब बात करते हैं पेमेंट की। पेमेंट कौन करेगा, जनरल लेजर ने क्या कहा कि आपकी 68,200 की पेमेंट बनती है, जिसमें से इनकम टैक्स विदहोल्ड हो गया 5%, सोशल सिक्योरिटी 2%, प्रोविडेंट फंड 5%। नेट अमाउंट जो आपको पे करनी है वो है 6001। ये अप्रूवल आ गया प्लस पेरोल। ठीक है जनाब, ये एंट्री कौन कर रहा है हमारे पास, जनरल लेजर। फिर जितना अप्रूवल है उसको पे भी करना है, तो अप्रूवल को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दिया एंट्री नंबर में। और यहाँ पर ये एंट्री क्या हो जाएगी, जो आपने पेरोल को क्रेडिट किया था आपने पेरोल को डेबिट कर दिया, आपने कहा ये किसने पे किया है, जनरल लेजर, आपने क्रेडिट करा। एंट्री नंबर 3 में जो कैश की पेमेंट है वो आपने जनरल लेजर में रिकॉर्ड कर ली, फैक्ट्री लेजर में इससे को निकालो। फिर हमने बात की रॉ मटेरियल की। हमने कहा रॉ मटेरियल डायरेक्ट था, रॉ मटेरियल इनडायरेक्ट जो एफएच का पार्ट बन गया, और टोटल रॉ मटेरियल आपका क्रेडिट हो गया। रॉ मटेरियल की एंट्री आपने बना ली, फैक्ट्री में आप बैठे हुए, जनरल लेजर इसकी एंट्री नहीं। हमने कहा जो एफएच अप्लाइड करने वो भी किसको करने हैं, फैक्ट्री में ही होने हैं, ठीक है, हेड ऑफिस को नहीं पता। हमने कहा एफओएच जो अप्लाइड किया है उसको डेबिट करवा दिया, WIP को हमने क्रेडिट करवा दिया, इसकी एंट्री भी जनरल एंट्री नहीं। फिनिश गुड्स कहाँ से निकला, हमने कहा वर्क इन प्रोसेस से, जो फिनिश में तैयार हो गया तो हमने उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करवा दिया, और वर्क इन प्रोसेस को क्या करवा दिया हमने, क्रेडिट कर। की भी एंट्री हमारे पास जनरल लेजर में नहीं बनी। अब कौन सी एंट्री जनरल लेजर में बनेगी देखिएगा। कह रहे जो फिनिश गुड्स है ना इसमें से 22,000 हटा दें, कितना बच गया, 1,08,000। ये फिनिश गुड्स क्रेडिट हो गया, वहां पे चले गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला गया। और रेसिप्रोकल एंट्री बना लेंगे, जनरल लेजर को डेबिट करवा देंगे, फैक्ट्री लेजर को क्रेडिट करवा देंगे। ये बन गया बस कौन सी एंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने कहा जो सेल है उसकी एंट्री, सेल्स की एंट्री कौन करता है, जनरल लेजर में की जाती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट का ताल्लुक फैक्ट्री लेजर से नहीं होता, तो यहाँ पर भी नहीं। इजी सवाल था बीच में। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। मटेरियल का वेरिएंस, क्वांटिटी, मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर का रेट वेरिएंस, और एफओएच का वेरिएंस। सबसे आसान वेरिएंस पता है क्या था इसमें, एफओएच का वेरिएंस था। सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना था, स्टैंडर्ड और एक्चुअल को माइनस करवा देना था। आपके पास 10,000 रुपए का सीधा सीधा देखिएगा, स्टैंडर्ड थे 60,000 रुपए, एक्चुअल में 70,000 रुपए लग गया, एफओएच पे 10,000 रुपए का ज्यादा नंबर लग गया। 10,000 रुपए आपके लिए क्या था, अनफेवरेबल। हम बात करते हैं मटेरियल का क्वांटिटी वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और डेटा को रीड कर लेते हैं। 30,000 यूनिट थे हमारे पास, स्टैंडर्ड के लिहाज से 1.7 का इसका रेट था।
एक्चुअल में क्या हुआ, 30,500। देखिएगा मटेरियल का हमारी क्वांटिटी ज्यादा बेस्ट हो गई ना, इसका मतलब क्या, हमारे पास जो भी इसमें वेरिएंस आएगा क्वांटिटी का, वो क्या आएगा, डेटा से ही पता चल जाता है सर। उसका डेटा देख के ही पता चल जाए मटेरियल का जो हमारे पास क्वांटिटी वेरिएंस आएगा नेगेटिव आने वाला है, ये हमारे पास अनफेवरेबल है। अगर हम प्राइस को कंपेयर करें तो 1.70 प्राइस डिसाइड की थी हमने स्टैंडर्ड के लिहाज से, एक्चुअल में पैसे भी ज्यादा दिए, तो क्या प्राइस का वेरिएंस भी हमारे पास क्या आएगा, अनफेवरेबल है। लेबर की बात करें तो लेबर के 8 से 17 हज़ार लेबर ने एफिशिएंसी दिखाई है, 16,600 घंटे में काम करके दे दिया, यानी लेबर का जो हमारे पास वेरिएंस आएगा कौन सा वाला, रेट के एफिशिएंसी के लिहाज से, वो हमारे पास आएगा पॉजिटिव नंबर आएगा। इसका मतलब कौन सा हमारे पास फेवरेबल वेरिएंस आएगा। और लेबर का जब हम रेट की बात करते हैं, हमने कहा 4 रुपए डिसाइड किया था हमने, लेकिन 4 रुपए 10 पैसे देने पड़ गए, ज्यादा देने पड़ गए, इसका मतलब क्या है, हमारा जो रेट का वेरिएंस है वो अनफेवरेबल है। सवाल को सोल्यूशन आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। देखिएगा मटेरियल का क्वांटिटी वेरिएंस, हमने कहा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। जो भी नंबर अगर पॉजिटिव आएगा तो हमारे पास फेवरेबल वेरिएंस, नेगेटिव आएगा तो हमारे पास अनफेवरेबल वेरिएंस। ये आगे मटेरियल का क्वांटिटी। हमने बात की मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, देखा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यहाँ से जो हमारे पास नंबर कैलकुलेट हुआ 1500 नेगेटिव आ रहा है, यानी ये भी हम लेबर की बात करते हैं तो हमने कहा लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड आवर्स में से एक्चुअल आवर्स को माइनस करवा दिया, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई करवा दिया, हमारे पास वेरिएंस आ गया फेवरेबल। फिर हमने कहा लेबर का जो रेट वेरिएंस है, हमने कहा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स। और यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड और एक्चुअल रेट का डिफरेंस ले लिया, मल्टीप्लाई करवा दिया इसको हमने स्टैंडर्ड आवर्स से, हमारे पास ये भी क्या आ गया, अनफेवरेबल आ गया। एक फेवरेबल आ गया और एक अनफेवरेबल वेरिएंस आ गया हमारे पास लेबर। फिर हमने लास्ट में निकाल दिया एफ का वेरिएंस, जो हमने स्टैंडर्ड माइनस एक्स को स्टेशन लेके बता। ये हो गया आपके पास चौथा क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डिपार्टमेंटलाइजेशन। सबसे आसान सवाल था। देखिए दो डिपार्टमेंट है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए और बी, और वाई और जी जो है वो आपके पास सर्विस डिपार्टमेंट है। यहाँ पे इन तमाम की कॉस्ट हमें एलोकेट करनी है, और यूजिंग द अलजेब्रिक मेथड। इक्वेशन अगर किसी ने सही बना ली, गुड टू गो है, बहुत आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। डेटा क्या था, बिग ब्रदर कंपनी है जिसने डिसाइड किया डिस्ट्रीब्यूट कॉस्ट ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट। जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है 36,300, और दूसरा को डिपार्टमेंट में आपको एलोकेट करनी है अलजेब्रिक मेथड से। और ए और बी जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट आपको गिवन है, और सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आपको गिवन है। मंथली डेटा आपके पास अवेलेबल है। अलजेब्रिक मेथड आपको अप्लाई करना है। देखिए बहुत सारे मेथड होते हैं, में एक स्पेसिफिक मेथड बता दिया गया है अलजेब्रिक मेथड, हमें उसी को यूज करते हुए, उसी को यूज करते हुए हमें इसको एलोकेट करना है। देखेंगे इस डेटा को रीड करने का तरीका क्या है, कि जो सर्विस प्रोवाइडर है डिपार्टमेंट वाई, वो डिपार्टमेंट ए को 40% सर्विस दे रहा है, डिपार्टमेंट बी को 40%, और डिपार्टमेंट सी को 20%। इस तरह डिपार्टमेंट सी है, वो ए को 20% सर्विस दे रहा है, बी को 50%, और वाई को 30%। ये दोनों के 100% की इसकी डिटेल हमारे पास अवेलेबल है। डेटा बनाएंगे सबसे पहले। हमने कहा बिग ब्रदर्स है, क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, अलजेब्रिक मेथड से हमें इसको सोल्व करना है। हमने कहा पार्टिकुलर, यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगी हमारे पास, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिख दिया, सर्विस डिपार्टमेंट लिख दिया। हमने कहा एफओएच की जो कॉस्ट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन थी 196300, कैसे निकली, ऑप्शन में गिवन थी हमारे पास 60,000, 80,000, 36,300 और 20। ठीक है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है मैंने, वर्टिकल दिया हुआ है मैंने आपको, इसको हॉरिजॉन्टल में पहले प्लेस कर दिया तमाम की वैल्यू को प्लेस। हमने कहा कि इसमें से हमें एलोकेशन निकालनी है, एलोकेशन करनी है, एक्स और वाई की जो अमाउंट है उसको एलोकेट करना है। अ, इसमें अगर एक्स की वैल्यू है तो ए बी और जी में एलोकेट होगी, और जी की वैल्यू जो मैं एलोकेट करनी है वो किसमें करनी है, ए बी और वाई में। तो जी और वाई और जी दोनों डिपार्टमेंट सर्विस दे रहे थे, एक दूसरे को भी सर्विस दे रहे थे, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एलोकेशन हमने कहाँ से की है, वर्किंग नंबर वन से। यहाँ पे इक्वेशन बनानी, इक्वेशन आपने बना ली अलजेब्रिक इक्वेशन। अब देखिएगा क्या तरीका था हमारे पास। देखा सर्विस डिपार्टमेंट दो है, वाई और जी, और वाई जो डिपार्टमेंट है उसकी 3,600 की अमाउंट है, उसको एलोकेट करना है, और ये जी को सर्विस देता है 30%। तो जो जी का डिपार्टमेंट है 20,000, वो वाई को सर्विस देता है 20%। अब यहाँ से तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 36,300 प्लस 30%, ये जी की इक्वेशन बन गई। तो ये वाई के पर्सपेक्टिव से हमने इक्वेशन बना ली, इसमें जी जी की वैल्यू को कैलकुलेट करनी, और जी की एक इक्वेशन बना ली हमने जी डिपार्टमेंट की, जिससे हम वाई को कैलकुलेट करेंगे। दो इक्वेशन जी की कैसे बनी, 20,000
प्लस 20% इंटू वाई। वाई कैसे निकाला हमने कहा 20,000 प्लस 20%, और डिपार्टमेंट कहाँ पे जा रहा है, ये डिपार्टमेंट वाई की तरफ जा रहा है। 36,300 प्लस 30%, और ये कहाँ पे जा रहा है, ये जेड की तरफ जा। तो इक्वेशन बना ली। देखा पहली इक्वेशन उठा लेंगे, अब कोई भी पुट कर सकते हैं। दो दूसरी उठा लिया, पहली उठाए, इट डिपेंड्स ऑन। हमने कहा इक्वेशन नंबर 1 हमने उठाई। हमने कहा इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, जेड की वैल्यू को पुट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले एज इट इज इक्वेशन लिख ली जो हमने यहाँ पर उठाई हुई थी। हमने कहा जेड की जगह पे जेड की वैल्यू को पुट करना है। अब जेड किसके बराबर है, जेड बराबर है 20,000 प्लस 20% मल्टीप्लाई बाय वाई। यानी जहाँ पे जेड लिखा है मैं वहां पे जेड की जगह पे इसकी इक्वेशन पुट कर दूंगा, ये वाली एज इट इज। तो हमने 36,300 प्लस 30% यहाँ से कॉपी कर लिया, और जेड की जगह पे इसकी वैल्यू लिखी। फिर हमने क्या किया, अच्छा हम किसके लिए वर्किंग कर रहे हैं, वाई के लिए, क्योंकि इक्वेशन हमने वाई की उठाई है और यहाँ से हमें नंबर निकालना है वाई का, इसलिए हमने जेड को पुट कर 36,300 प्लस 30% ऑफ 20,000, तो ये बन जाएगा 6,000। और जब आप 30% को 20% से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 0.06 वाई आ जाएगा, ये आपके पास नंबर। हमें यहाँ से वाई को कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या कहा, प्लस का 0.06 वाई है, यहाँ पर प्लेस चेंज होगी तो माइनस का 0.06 वाई हो जाएगा। यहाँ पर एज इट इज ये तो नंबर एज इट इज रह जाएंगे। इन दोनों नंबर को जब आप ऐड करवा देंगे तो 42300, और y के साथ अगर कुछ नहीं है किसी अल्फाबेट में, इसका मतलब ये इसके साथ ओनली वन है। वन में से 0.06 को आपने माइनस करवाया, 0.94, 0.94 वाई इक्वल टू 42300। मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो y के साथ 0.94 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लेस चेंज होने के बाद डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 4,500। एक वैल्यू आ गई y की, अब कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डेट की। हमने कहा इक्वेशन नंबर 2 उठा ले, कौन सी थी, 20,000 प्लस 2% इंटू वाई। अब वाई की वैल्यू आ गई ना हमारे पास, इक्वेशन में वाई को पुट कर देना है। हमने कहा 20,000 प्लस 20% इंटू वाई, ये इक्वेशन नंबर 2 उठाइए। वाई की जगह पे वाई की वैल्यू पुट कर देंगे 45,000। इक्वेशन को कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास नंबर आ गया 29,000, 29,000 का नंबर हमारे पास आ गया। अब जहां जहां पर इनकी वैल्यू पुट करनी है, हमने कहा 45,000 हमने कैलकुलेट की वर्किंग नंबर 1 से। क्या देखिएगा, ये 45,000 हमने कहाँ से कैलकुलेट किया है, वर्किंग नंबर 1 से हमने इसको कैलकुलेट कर किया है हमने इसको। और ये 29,000 का नंबर हमने कहाँ से कैलकुलेट किया है, का भी नंबर हमारे पास मेंशन है, ये रहा 29। ठीक है, ये दो नंबर हमने कैलकुलेट कर लिए। अब उसके बाद क्या करा हमने, जब ये दोनों नंबर अपनी जगह पे प्लेस कर दिए, पहले हमने 45,000 को प्लेस किया। देखा 45,000 को मैं एलोकेट करना है, लिखा हुआ था ए को 40%, बी को 40% और डी को 20% इसको एलोकेट करना है। तो हमने 45,000 लिया नंबर, इसका हमने 40% निकाल लिया, तो 18,000 रुपये आ गया, ए के लिए एलोकेट हो गया। 45,000 का 40% बी के लिए एलोकेट हो गया, और 45,000 का जो हमारे पास रिमेनिंग 20% था वो जी के लिए एलोकेट हो गया। इस तरह से 45,000 को हमने तकसीम कर दिया इन तीनों में। फिर हमने बात की 29,000 को तकसीम करने की। 29,000 को कैसे तकसीम करेंगे, डेटा में गिवन था 20%, 50% और 30%, इसका रेशियो बना दिया। हमने 29,000 उठाया, तब 20% लगा दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए के लिए। इस 29,000 का हमने 50% निकाल लिया, वो हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ई के लिए, और इसका हमने 30% निकाल के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जी को। अच्छा, इस सवाल में और क्या होता है, इसको वेरीफाई करने का तरीका होता है कि सर जब हमने हमारी सही इक्वेशन बनती है ना, जितना भी एक्स के पास जो भी नंबर था ना, वो दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एलोकेट हो जाता है, एक्स का नंबर क्या हो जाएगा, जीरो। जब हमने टोटल किया तो एक्स वाकी, सॉरी वाई वाकी में क्या हो गया, जीरो। इसी तरह से अगर सर्विस डिपार्टमेंट जी की बात करें तो जब इनका भी टोटल करते हैं उसका नंबर क्या हो गया, जीरो। और ये हमारे पास आंसर आ गया एलोकेशन का। ये 5 सवाल इंतहाई आसान सवाल थे आपके एग्जाम्स के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा क्या है। कोई भी क्यूरी किसी क्वेश्चन से रिलेटेड हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए।